में मौजूद हैं डॉक्टर भीम प्रताप सिंह सर, जो कि बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं और बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट हैं। आपकी कई बुक्स और रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। ये आपका और हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर भीम प्रताप सिंह सर का लेक्चर कल 11 तारीख को था, लेकिन वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये अच्छी बात है कि डॉक्टर गरिमा सिंह कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण जुड़ नहीं पा रही हैं। तो मैं डॉक्टर भीम प्रताप सिंह से विनम्र आग्रह करता हूं, आई पोलाइटली हम्बली रिक्वेस्ट टू डॉक्टर भीम प्रताप सिंह टू प्लीज डिलीवर हिज लेक्चर बिफोर आवर एमएससी स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच सर एंड मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। चलिए सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। सर वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बच्चों को? हाँ सर, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। चलिए फिर बढ़िया। ओके सर, ओके। बाकी चलिए, लोग अपना माइक म्यूट कर हिंदी लें। में बोलूंगा सर? अरे सर, हिंदी में बोल दीजिए तो हम भी थोड़ा समझ लें सर। अरे नहीं, अंग्रेजी बोल बोल के थक गए हम लोग। हाँ सर, हिंदी बोलिए सर, हिंदी हिंदी। आप बहुत बोले हैं मिजोरम में इंग्लिश, मिजोरम में अंग्रेजी बहुत बोला आपने। चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को कुछ बता पाऊं कि हम लोग क्या करते हैं। बच्चों, सुनाई दे रहा है सबको? यस सर, सुनाई दे रहा सर, सबको चलिए सुनाई ठीक दे है। रहा। तो मेरा टाइटल तो कुछ और था, लेकिन क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई तो मेरे पास जो एक रेडीमेड स्लाइड थी जिसको मुझे थोड़ा मॉडिफाई करना था आप लोग के लिए, वो मैं कर नहीं पाया। तो हालांकि कंटेंट सेम है करीब करीब। तो इसमें क्या है कि हम लोग काम करते हैं एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, जिसको हम लोग एंडोफाइट्स कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद है। तो ये जो ग्रुप है वो प्लांट्स के अंदर रहता है, पत्ती के अंदर, स्टेम के अंदर, फ्लावर के अंदर, फ्रूट के अंदर। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों हम लोगों ने इस पर काम शुरू किया, ये इस लेक्चर में मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इस एंडोफाइट्स की क्या यूजफुलनेस है हेल्थ के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, और लोग इस पे क्यों काम कर रहे हैं, और आप लोग कैसे बॉटनिस्ट कैसे यूज कर सकते हो इसको अपने रिसर्च में। क्योंकि आप लोग प्लांट के बारे में मेरे से ज़्यादा जानते हो, लेकिन उस प्लांट को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं हम बिना उसको नुकसान पहुंचाए, वो एक तरीका है एंडोफाइट्स के जरिए हम लोग काम कर लें। तो इस स्लाइड को मैं स्किप कर देता हूं क्योंकि इट वाज किसी और के लिए था। हालांकि थोड़ा सा बता देता हूं मैं आप लोग को भी कि आज की डेट में भारत में जितना प्रोडक्शन है, सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है चीज़ों का, लेकिन आज 40% के अराउंड नुकसान हो जाता है। अगर आप किसी भी फ्रूट और वेजिटेबल के बारे में बात करेंगे तो वो 40% के अराउंड किसान उसको सही जगह पे पहुंचा नहीं पाता है, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आते जाते में वो काफ़ी नुकसान हो जाता है फसल का। तो हम लोग का क्या प्लान है कि हमको प्री हार्वेस्ट पे फोकस करना चाहिए या फिर पोस्ट हार्वेस्ट पे। प्री हार्वेस्ट मतलब खेती करना, पैदावार बढ़ाना। पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब है जो आपका पैदावार आ गई उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट कर देना। टमाटर हो गया, ये प्री हार्वेस्ट है। टमाटर से टमाटर सूप बन गया, है पोस्ट हार्वेस्ट है। तो हम जहाँ पर हैं अभी, यहाँ पे हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट पे फोकस करते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि जितना किसान के पास पैदावार है उसको वो कैसे यूटिलाइज कर ले और नुकसान उसका कम से कम हो पाए। तो एफएओ कहता है कि 40% तक नुकसान हो रहा है, उसको हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट से मैनेज कर सकते हैं। चलिए, अब मैं बताऊंगा कि एंडोफाइट्स पे क्यों काम करना है, इसकी यूजफुलनेस क्या है। पहली चीज़, ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है चीज़ों को प्राप्त करने का। जैसे कि मुझे एक कंपाउंड चाहिए जो कि हेल्थ में अच्छा यूजफुल है। एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, मैं प्लांट को ले लूँ, एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड वहाँ से निकाल लूँ, उसके लिए मुझे पूरा प्लांट तोड़ना पड़ेगा या फिर उसको काटना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं
उस प्लांट के अंदर का एक एंडोफिटिक बैक्टीरिया या फंजाई ले लूं जिसके अंदर वो एबिलिटी हो कंपाउंड को बनाने की, तो इसमें एक फायदा मेरा हुआ है कि प्लांट बच गया और मैंने एक पत्ती ली या फिर थोड़ा सा टुकड़ा लिया स्टेम का और उससे मैंने वो कंपाउंड निकाल लिया और फर्मेंटेशन से मैंने उसको लार्ज अमाउंट में बढ़ा लिया। तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, हम इसको प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हालांकि हम ऐसा एक जरिया निकाल लिया साइंटिस्टों ने, हमने नहीं, ये बहुत पुरानी करीब 20 साल से कहानी चल रही है एंडोफाइट्स की। तो 20 साल से लोगों ने पता पड़ गया कि एंडोफाइट्स प्लांट के रूट से, स्टेम से या टिश्यू से निकल सकते हैं। तो इसे हम कंटिन्यूस रिप्रोड्यूस यील्ड प्राप्त कर सकते हैं बैक्टीरिया से, जो कि प्लांट को ग्रो होने में करीब 20, 30, 40 साल लग जाती है एक प्लांट को बड़ा होने में। तो हमको प्लांट को नुकसान ना पहुंचाते हुए वो चीज़ प्राप्त हो जाती है जो कि हमको चाहिए। अब इसके दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला है बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग मतलब हेल्थ, एग्रीकल्चर, कैसे हम उससे वो कंपाउंड निकालें एंडोफाइट से, कैसे वो मेटाबोलाइट निकालें जो कि मेडिसिनली इंपॉर्टेंस है, और कैसे बीओसीज जो कि वॉलेटाइल कंपाउंड्स हैं जो कि उनकी भी फिर इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में। और दूसरा रोल है हमारा प्लांट माइक्रो इंटरेक्शन से, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग है, प्री हार्वेस्ट का पार्ट है। प्री हार्वेस्ट का पार्ट है मतलब मेरी पैदावार कैसे बढ़े, उसमें एंडोफाइट्स का अच्छा रोल है। इसमें 2-3 तरह से काम करता है। प्लांट की डिसीज और जिसको हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं, आजकल इम्यूनिटी की बात हो रही है, तो एंडोफाइट्स के अंदर एबिलिटी है प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ाने की, स्ट्रेस टॉलरेंस को इन्हेंस करने की, और उसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को ज़्यादा बनाता है वो प्लांट अगर उसके अंदर एंडोफाइट है तो। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आप लोग जान ही रहे होंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि मुझे अपने जिंदा रहने के लिए नहीं चाहिए, प्राइमरी जो कि मुझे जिंदा रहने के लिए चाहिए। तो सेम हिस्ट्री होती है माइक्रोब्स में भी। वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तब बनाते हैं जब उन्हें कोई खतरा होता है अपने आप को बचाने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है एंडोफाइट्स क्यों करना चाहिए। अब एंडोफाइट्स होते क्या है? एंडोफाइट्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो किसी एक तरीके से या सिम्बायोटिक हो या म्यूचुअलिस्टिक हो, बिना प्लांट को नुकसान पहुंचाए प्लांट के टिश्यूज के अंदर रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक हेल्दी प्लांट, डिसीज फ्री प्लांट नहीं, डिसीज फ्री प्लांट कहेंगे, हेल्दी प्लांट कहना तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो डिसीज फ्री प्लांट अगर आप उसके ऊपर कोई सिम्टम नजर नहीं आ रहा है तो उसमें उस डिसीज फ्रीनेस के लिए एंडोफाइट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ये वेल प्रूव फैक्ट है, साइंटिस्टों ने इसे प्रूव किया है। और ये भी बताया गया है कि लैंड पर कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसके अंदर एंडोफाइट्स ना हो। तो दूसरे सेंटेंस में यही लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। Ubiquitous in nature and present in almost all land plants and ability to get access to plant tissues, मतलब उसके अंदर ये एबिलिटी होती है, वो प्लांट के अंदर एंटर कर जाता है। अब एंटर कैसे करता है? डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि एक एग्जाम्पल भी देते चलें तो थोड़ा सा बात बच्चों की समझ में और आ जाएगी। अच्छा। जैसे साइकस की कोरलाइड रूट में नवीना नास्टाक होते हैं, या एंडोफाइलस में नास्टाक होता है, या पाइनस की रूट में फंजाई बोलिटस होता है। इस प्रकार से या कुछ और आप कहना चाह रहे हैं? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं। चलिए ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो एंडोफाइट्स रहते हैं ये डिसीज रेजिस्टेंस और प्लांट को प्रोटेक्शन देने की एबिलिटी रखते हैं। डिसीज रेजिस्टेंस कहेंगे तो इंड्यूस सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस एक एग्जांपल होता है हमारा। इंड्यूस सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस मतलब प्लांट में जब एंडोफाइट्स ये माइक्रोब इनोकुलेट करते हैं तो वो रेजिस्टेंस इंड्यूस करता है, और फिर हम कहते हैं कि ये अच्छे से इंटरेक्ट कर पाता है प्लांट से मोर एफिशिएंटली। तो कहने का मतलब है कि एंडोफाइट्स हैज अ प्रोमिनेंट रोल इन प्लांट ग्रोथ प्रमोशन और प्लांट डेवलपमेंट। अब लोगों ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में, जैसे कि आप देख रहे हैं ब्रायोफाइट्स है ऊपर, फिर टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं। थ्रू कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स दे हैव फाइंड आउट कि हर एक
प्लांट में आइदर ब्रायोफाइट, स्टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, सभी के अंदर एंडोफिटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स की एंट्रेंस को देखा गया है। इन्होंने क्या किया कि एक एंडोफाइट्स को प्लांट्स में इन्फेक्ट किया और फिर उसके सेक्शंस किए, तो दे हैव एबिलिटी टू एंटर इनसाइड द सिस्टम्स। तो ये प्रूफ हो गया कि इसमें एबिलिटी होती है एंटर करने की, और ये डिफरेंट तरीके से एंटर करता है इनसाइड। अब मेजर 3 या 4 फैक्टर होते हैं जो कि ये प्लांट को कैसे बेनिफिट करता है। पहला है इंक्रीज एक्विजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द प्लांट। अब जैसे कि आप लोग देखते हैं एक्टोराइजा और एंडोराइजा, 2 तरह के फंजाइज मेनली होती है जो कि और प्लांट में जो कि इंक्रीज अपटेक ऑफ न्यूट्रिशन करती हैं। जैसे कि प्लांट की रूट के साथ एक न्यूट्रिशन जा रहा है और उसी के साथ अगर फंगस भी लग गया तो वो डबल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम नीचे से ऊपर तक जाएगा। तो ये एंडोफाइट्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स कैसे ट्रांसमिट हों। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि जाइलम से फ्लोएम, जाइलम टिश्यूज और फ्लोएम टिश्यू से सर्कुलेशन में काम करते हैं, तो ये उनको एक्स्ट्रा पावर दे देते हैं, जस्ट लाइक अ नेट बना देते हैं उनके लिए, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द टिश्यूज, तो वो एक अलग से कैपिलरी टाइप की बन जाती है अंदर। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस एंड पेस्ट्स। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ये कैसे करेंगे? अब एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऐसे करेगा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाएगा। आप लोग को मालूम है ये रूट है, रूट के पास में रूट एक्सुडेट्स होते हैं। रूट एक्सुडेट्स कार्बन रिच कंपाउंड्स होते हैं, तो रूट एक्सुडेट्स इन ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट कर लेता है। रूट एक्सुडेट्स पैथोजन को भी अट्रैक्ट करेगा और इन एंडोफाइट्स को भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू गो नियर टू द रूट, पैथोजन भी और ये बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म भी। अब अगर बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है तो पैथोजन अटैक नहीं कर पाएगा, और बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर एबिलिटी हो कुछ एंटी पैथोजेनिक कंपाउंड बनाने की, तो वो जाएगा वहाँ पे एंटी पैथोजन कंपाउंड बनाएगा, उसी वजह से पैथोजन उसके पास जा नहीं पाएगा, और इसकी वजह से वो स्ट्रेस टॉलरेंस एबिलिटी प्लांट की बढ़ जाती है, और फिर मॉड्यूलेट द प्लांट डेवलपमेंट। ओवरऑल प्लांट का डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो इस साइकिल को हम लोग कहते हैं राइजोफेगी साइकिल। राइजोफेगी साइकिल मतलब एंट्री ऑफ अ माइक्रोऑर्गेनिज्म from rhizosphere inside the tissue and delivering the usefulness to the plant। तो राइजोफेगी साइकिल का कंसेप्ट यही है कि प्लांट के रूट में माइक्रोब कैसे घुसा और उसने अपना काम किया और बाहर निकल पाया तो निकल गया, नहीं तो अंदर ही रह गया। तो ये रूट एक्सुडेट्स में बड़ा काम करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग छोटा मोटा प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि रूट एक्सुडेट्स में किस तरह के रूट एक्सुडेट कौन सा प्लांट बनाता है। उसमें कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन के अंदर आप प्लांट ग्रो कर लीजिए और वो रूट एक्सुडेट सारे उस प्लांट में पानी में आ जाएंगे, और उनको फिर HPLC या GCMS से एनालाइज कर लो किस टाइप का रूट एक्सुडेट्स है उसमें। तो ये ओवरऑल एक्टिविटीज जो हमारे यहाँ होती हैं, ये ओवरऑल है जो कि हम अपने यहाँ करते हैं लैब में। यहाँ नहीं, पुरानी लैब में जहाँ मैं था वहाँ पे एक एक्टिविटीज होती रहती हैं। तो इसमें क्या है, हम लोग प्लांट सेलेक्ट करते हैं। प्लांट ऐसा सेलेक्ट करना है जिसकी कोई पोटेंशियल एक्टिविटी हो रही हो। ऐसा प्लांट मत लीजिए जिसकी कोई वैल्यू ना हो। इसीलिए हम कहते हैं कि जो बाबा रामदेव जो प्लांट यूज करते हैं वो सब हिमालय से लेते हैं। तो लोकेशन का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज में और फार्माकोलॉजिकल पोटेंशियल में। इसीलिए आप देखेंगे सारी जितने भी अच्छी हर्ब्स हैं और जड़ी बूटियां हैं वो इधर हिमालय में मिलेंगी आपको, और या फिर उधर सुंदरबन में या फिर कई प्रोटेक्टेड एरियाज में रहती हैं, क्योंकि उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कम होता है। तो अब अगर आप इस तरह का कोई काम करना चाहते हो तो उसके लिए पहले आप देखिए प्लांट की यूटिलिटी क्या है और उस प्लांट में कितना काम हो रखा है और आप में किस में नया काम कर सकते हैं। तो पहला काम तो हम लोग क्या करते हैं कि इन प्लांट को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि मिजोरम में काफ़ी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज हैं जो कि बहुत ही इंटीरियर एरियाज में है। तो अगर वहाँ से हमको कोई ऐसा प्लांट मिल जाता है जिसको कई सालों से वो लोग ट्रेडिशनली लोग यूज़ कर रहे हैं एज ए मेडिसिन,
तो हम उसमें ये इंटरप्रेट करते हैं, हाइपोथेसाइज करते हैं कि इसके अंदर के जो एंडोफाइट्स हैं उनके अंदर भी सिमिलर टाइप ऑफ एबिलिटी होगी, क्योंकि प्लांट्स तो थ्रेटेंड है, हम बार बार वहाँ जा नहीं सकते हैं, कलेक्ट करने नहीं देंगे, तो हमको अल्टरनेटिव निकालना है। बट इसमें भी कोई शक नहीं है कि जितना अमाउंट प्लांट में आपको कंपाउंड मिलेगा उसके 10 गुना कम बैक्टीरिया फंजाई में मिलेगा, पर वहाँ पे हमारा फिर माइक्रोबियल इंजीनियरिंग काम आती है, तो उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है कि उसके अंदर एटलीस्ट वो बनाने की क्षमता होनी चाहिए, कम ज़्यादा हम लोग बाद में मैनेज कर लेते हैं। तो पहले हम प्योर अमाउंट में प्लांट ले लिया, प्लांट लेने के बाद हमने उसको प्योर कर लिया। प्योर करने के अपने अपने तरीके हैं, आप लोग माइक्रोबायोलॉजी के बेसिक एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, स्टिक प्लेट, प्योर प्लेट और वो सब करने से आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्योर कंडीशन में मिल जाता है। तो उसको प्योर कर लिया, प्योर करने के बाद हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई हम लोग मॉलिक्यूलर टेक्निक से करते हैं। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स आइडेंटिफिकेशन का अपना एक अलग तरीका है। बैक्टीरिया के लिए हम 16S लेते हैं, फंजाई के लिए हम ITS लेते हैं। डॉक्टर साहब मॉलिक्यूलर तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं ठीक है, बच्चों को समझ में आ गया सर, अपने आप आ जाएगा। चलिए और ठीक है। पीडीए कल्चर मैंने इनको फंजाई का करवाया है, प्योर कल्चर भी करवाया है अच्छा लैब में। अच्छा ठीक है। तो इतना कल्चरिंग ये लोग किए हुए हैं, बैक्टीरिया वगैरह कल्चर किए हुए हैं। चलिए और ठीक है सर। मैंने लैब में अपनी किया था PhD में, तो वो मैं इन सबको करवा देता पीडीए कल्चर। ठीक है, तो आप बैक्टीरिया फंजाई आइसोलेट कर लीजिए उस प्लांट से। और इस प्लांट का क्या है, जैसे लीफ लिया आपने, तो लीफ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। काटने के बाद उसका एक स्टेरलाइजेशन प्रोटोकॉल है, उस स्टेरलाइज करना है उसको। इसको ये आपको प्रूव करना है कि आप जो कल्चर ले रहे हो वो लीफ के ऊपर का नहीं है, अंदर का है। उसके लिए 7 स्टेप प्रोसीजर है। अगर आप कहीं एंडोफाइट का कोई पेपर कहीं पढ़ेंगे तो उसमें हर में वो प्रोसीजर मिल जाएगी आपको, कि कैसे कैसे उसको काटना है और कैसे कैसे उसको धोना है, धो के फिर उसको न्यूट्रिशनल मीडिया पे रखना है। और जब अंदर से कल्चर निकल के आएगा आप उसको ही एंडोफाइट कह सकते हैं। तो उसको प्योर कर लीजिए। प्योर करने के बाद फिर आप उसमें हम लोग एबिलिटीज देखते हैं, जैसे कि प्लांट ग्रोथ प्रमोशन एबिलिटीज। इसके अंदर फॉस्फेट सोलराइजेशन की एबिलिटी है कि नहीं बैक्टीरिया के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम बनाने की एबिलिटी है कि नहीं है, और क्या एबिलिटी हो सकती है इसके अंदर। उसके बाद हम लोग कुछ और स्क्रीनिंग्स करते हैं, जैसे कि अगर हमको इस बैक्टीरिया को यूज़ करना, आइडेंटिफिकेशन के बाद पता पड़ जाता है एक्चुअली कि किस किस चीज़ के लिए इस बैक्टीरिया को रिपोर्ट किया गया है। तो हम सिमिलरली प्लान करते हैं एक्टिविटीज़। अगर इसके अंदर कुछ मेडिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के लिए रिपोर्टेड है तो हम देखना चाहेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कंपाउंड है, जो कि ऑलरेडी रिपोर्टेड कंपाउंड से कितने नए हैं या फिर क्या अलग है। तो हम लोग फिर एंटी कैंसर एक्टिविटी, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, एंटी फंगल, ये सब करने के बाद फिर हम लोग GCMS और HPLC पे जाते हैं। और दूसरी है सब क्वेरसिटिन, फिनोलिक कंपाउंड्स। अगर ये बैक्टीरिया एज ए एंटीऑक्सीडेंट रिपोर्टेड है तो हमको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स, कुछ फिनोमेनॉइड कंपाउंड्स होंगे जो कि एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम कर रहे हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को क्लीव कर रहे हैं और क्वेंच कर रहे हैं। तो हम उसको उस डायरेक्शन में भी एनालिसिस करके बता सकते हैं कि इसमें इतने अमाउंट ऑफ क्वेरसिटिन है और वो की रिस्पॉन्सिबल है एंटीऑक्सीडेंट के लिए। अब एक चीज आती है आपकी स्ट्रेस टॉलरेंस। तो स्ट्रेस टॉलरेंस में बायोटिक एंड अबायोटिक, तो हम लोग आइदर यू रूट में डालिए या फिर लीव्स पे स्प्रे करिए, उससे आपको पता पड़ जाता है एज कंट्रोल के साथ कंपेयर करके कि कैसे कैसे ये हेल्प कर रहा है हमें स्ट्रेस टॉलरेंस में और अबायोटिक और बायोटिक टॉलरेंस में। तो ये सब बहुत ही ओवरव्यू है लैब का, जो कि काम चल रहा है वहाँ पे और होता रहता है हमेशा। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं कि एंडोफाइट्स की यूटिलिटी क्या है। तो यहाँ हमने प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को एम्फेसाइज दिया है, क्योंकि मेनली जो लेक्चर है एंडोफाइट्स एज प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग बैक्टीरिया था। तो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स एक एबिलिटी है इस बैक्टीरिया की कि एंडोफाइट्स हैज अ potential role in the production of plant growth promoting hormones like IA, gibberellin। तो ये सब काफ़ी अमाउंट में इन बैक्टीरियाज के अंदर पाया गया है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था कि कुछ ऐसा निकाला जाए जिससे कि PGPR इफेक्ट दिखाए।
तो फिर हम लोगों ने मेडिसिनल प्लांट लिए, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट आर कंसीडर अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्लांट ड्राइव नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो हमने मेडिसिनल प्लांट इसलिए लिए थे क्योंकि मिजोरम में काफ़ी नंबर मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं और उन प्लांट्स को एक्सप्लोर नहीं किया गया था। टू इंटरप्ट यू, एक दो मेडिसिनल प्लांट्स के नाम मिजोरम वालों के बता दीजिए तो थोड़ा सा इनको और आसानी हो जाएगी समझने में। अच्छा, तो मेडिसिनल प्लांट का क्या है कि मिजोरम में हमारे पास काफ़ी मेडिसिनल प्लांट्स हैं। जैसे कि हमने जो काम मेनली किया था, जो कि काम हम करते हैं, ये है हमारा जो लिस्ट है, जो हम 1 मिनट में आता हूँ वापस। काम गया। हाँ, तो ये जो प्लांट्स हैं, ये जो लिखे हुए हैं, ये प्लांट्स हमने एक्सप्लोर कर रखे। जैसे कि मिराबिलिस जलापा जो है बहुत ही कॉमन प्लांट है, ये आपको हर जगह मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। और म्यूसा भी है हर जगह, इपोटोरियम भी है। करक्यूमा एक बहुत कॉमन है, लेकिन करक्यूमा जो मिजोरम का है और करक्यूमा जो आपका हल्दी यहाँ का है, उसमें काफ़ी अंतर है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में। तो हम लोगों ने काफ़ी ये सब प्लांट्स पे, एल्स्टोनिया है, स्क्लेरोसिस है, तो ये सब प्लांट्स पे हम लोगों ने काम किया। और इन प्लांट्स को एक्सप्लोर करने के बाद हमने ये पता किया कि इनको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने फील्ड में बायो फॉर्मुलेशंस बनाने के लिए, जो कि प्लांट ग्रोथ प्रमोशन के तरह से काम कर सकते हैं और बायो फर्टिलाइजर की तरह काम कर सकते हैं। अब हमने कहा कि एक्टिनोबैक्टीरिया को एक्चुअली एक्टिनोबैक्टीरिया क्या है कि बहुत स्लो ग्रो होता है। आपका बैक्टीरिया 24 घंटे में ग्रो कर जाता है, एक्टिनोबैक्टीरिया को कभी कभी 4 दिन लग जाते हैं, 5 दिन लग जाते हैं ग्रो करने में। तो मेजर कंसर्न था कि 5 दिन में अगर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा फील्ड में, अगर 5 दिन का टाइम है तो ये तो मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो हमने देखा कि कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है एक्टिनोबैक्टीरिया से कि नहीं। तो हमको पता पड़ा कि काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि ग्लोबली यूज हो रहे हैं। एक्टिनोबेट और माइकोस्टॉप, ये 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि इस ग्रुप से निकले हुए हैं और ग्लोबली यूज हो रहे हैं। मतलब ये 2 ऐसे एक्टिनोबैक्टीरिया जो स्पेसिफिक ग्रुप है, उससे कुछ फॉर्मुलेशन बनाया, उसको नाम दे दिया एक्टिनोवेट, जो कि आयरन अपटेक में हेल्प करता है प्लांट्स को। माइकोस्टॉप को नाम दे दिया कि माइको मीन्स फंगस को स्टॉप करता है। तो मतलब फाइटोपैथोजेंस जो होते हैं, फंगल पैथोजेंस, अगर आप ये सस्पेंशन डाल देंगे माइकोस्टॉप, तो वो फाइटोपैथोजेंस को एंट्री नहीं करने देगा और प्लांट को फंगल डिसीजेस से बचाएगा। सिमिलरली ब्लास्टोसिडिन भी था, ब्लास्टोसिडिन एस, जो कि इस पर्टिकुलर एक्टिनोबैक्टीरिया से निकला हुआ है। एक्टिनोबैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोमाइसिस और एक्टिनोमाइसिटिस, राइट, ये सब एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म है। एक्टिनोबैक्टीरिया को पहले हम लोग कहते थे एक्टिनोमाइसिटिस। एक्टिनोमाइसिटिस को मॉडिफाई करके 1990 में इसको नाम दिया गया एक्टिनोबैक्टीरिया और ब्रॉड कर दिया गया, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिस से कंफ्यूजन हो रहा था कि ये फंगस है कि बैक्टीरिया है। तो इसको एक्टिनोबैक्टीरिया ब्रॉडली नाम दिया गया 1990 में। तो तब से इसको एक्टिनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जीनस है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस है। स्ट्रेप्टोमाइसिस एक जीनस है, एक जेनेरा है एक्टिनोबैक्टीरिया के अंदर, जो कि ब्रॉड जेनेरा है। मोर देन 50-60% ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स आर बिलोंग्स टू स्ट्रेप्टोमाइसिस। और स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। आपकी जितनी भी दवाइयाँ बाजार में हैं जो कि माइक्रोबियल ओरिजिन से हैं, उसका 50 से 60% स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस को जाता है क्रेडिट। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस इज मेडिकली वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स। सिमिलरली और भी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जनरल मेथोडोलॉजी है। प्लांट ले लीजिए। अब प्लांट कैसे लेना है वो आपको पता पड़ गया। आपको ऐसा प्लांट लेना है जिसकी यूटिलिटी हो और जिसका डिस्टर्बेंस थोड़ा कम हो, कंपाउंड्स रिपोर्टेड हों और ट्रेडिशनली लोग उसको यूज़ कर रहे हो। तो उसका कटिंग वगैरह कर लीजिए, सरफेस स्टेरिलाइजेशन, वैलिडेशन, एंड प्योर एंडोफिटिक एक्टिनोबैक्टीरिया आइसोलेट आपको मिल जाएगा।
आर्टिफिशियल मीडिया यूज करते हुए। एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो दवाइयाँ और जो एक्टिनोबैक्टीरिया रिपोर्टेड है, दे हैव एबिलिटी ऑफ एंटीमाइक्रोबियल पोटेंशियल। या आप फंगल पैथोजन कह लीजिए या फिर बैक्टीरियल पैथोजन कह लीजिए, दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है कि देखना है कि ये किस किस बैक्टीरिया को इनहिबिट कर रहा है या किस किस फंगस को ये मार रहा है। अगर आपने प्लांट पैथोजन फंगस ले लिया, प्लांट पैथोजन बैक्टीरिया ले लिया, अगर उसको मार रहा है तो आप इससे वो सस्पेंशन बना सकते हैं जिस क्रॉप में वो बैक्टीरिया या फंगस नुकसान पहुंचाता है। तो इससे हमको प्रिलिमिनरी डाटा ही मिल जाता है। फिर आप उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका यही है कि आप 16S एम्पलीफाई कर लो पीसीआर से, और पीसीआर से एम्पलीफाई करने के बाद, पीसीआर तो आप लोग जान ही रहे होंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बहुत ही बढ़िया चीज़ है। हमारे कैरीमुलिस साहब ने बहुत बढ़िया चीज़ बनाई। हालांकि जी सर, इन लोगों को पढ़ाया क्या पूरा पीसीआर? दे नो ऑल अबाउट द पीसीआर, द टैग पॉलीमरेज, हाँ, चलिए, एलपीएफआर पॉलीमरेज, दे ऑल बहुत नो इट। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर एक लाइन में मैं पीसीआर को डिफाइन करना चाहूँ तो हम लोग कहेंगे इन विट्रो एंजाइमेटिक एम्प्लीफिकेशन ऑफ ए रीजन ऑफ डीएनए। इन विट्रो एंजाइमेटिक एम्प्लीफिकेशन, तो मुझे एक रीजन एम्प्लीफाई करना होता है बस, जो कि कंजर्व रीजन है बैक्टीरिया में, और उसको एम्प्लीफाई करके मैं सीक्वेंस करके उसका नाम बता देता हूँ। तो उसका नाम मुझे मिल गया। अब मुझे नाम मिल गया तो मुझे पता करना है कि अब इसमें बाकी चीज़ें क्या है, क्योंकि मैंने एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी देख ली है। अब एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए कुछ स्पेसिफिक जीन्स उसके अंदर होती हैं। अब कभी कभी ये एक्टिविटी फॉल्स हो सकती है, तो फिर मुझे क्या पता करना है कि इसके अंदर वो चीज़ें हैं कि नहीं जो कि एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स बनाती हैं। अब वो चीज़ें हैं, 3 तरह की जीन्स होती हैं ब्रॉडली: पॉलीकेटाइड सिंथेस 1 एंड 2, नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड सिंथेसिस। तो ये मॉड्यूलर जीन क्लस्टर्स हैं, कई तरह के जीन क्लस्टर बैक्टीरिया से मिलते हैं। तो अब ये जीन क्लस्टर्स हम लोग एम्पलीफाई करते हैं। इनके भी उसी तरह से प्राइमर हैं जैसे कि आपके 16S रीजन के होते हैं, उसी तरह से इन रीजन से प्राइमर बैक्टीरिया के लिए अलग है, फंगस के लिए अलग है। तो आपको इससे एम्पलीफाई कर लीजिए। एम्पलीफाई करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इस बैक्टीरिया को फर्मेंटेशन करूंगा तो कितने दिन तक करने से ये मुझे ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स देंगे। तो वो चीज़ आपको आरटीपीसीआर से पता पड़ जाती है। क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर से आपको ये पता पड़ जाता है कि इस टाइम में, इतने दिन में यहाँ पे इसका ओवर एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस दिन तक इसका फर्मेंटेशन रोक देंगे और फिर हम लोग एक्सट्रैक्शन कर लेंगे। और उसी तरह से ये पीजीपीआर वाला काम चलता रहता है अगर मुझे इधर जाना है तो। और फिर इसको हम लोग पॉट एक्सपेरिमेंट लगाते हैं। पॉट एक्सपेरिमेंट में सारी चीज़ें देखी जाती है कि रूट हाइट सूट हाइट क्या है, और अगर पॉट एक्सपेरिमेंट में कुछ रिजल्ट सामने आता है तो उसके बाद हम लोग HPLC और GCMS में जाते हैं। तो उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि टॉक्सिसिटी और स्क्रीनिंग और ये होनी चाहिए कि बैक्टीरिया जो आप खेत में डाल रहे हो या फिर जो आप मेडिकली इम्पोर्टेंट कह रहे हो उसके अंदर टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। तो टॉक्सिसिटी स्क्रीनिंग के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट हम लोग लगा लेते हैं। अगर आता है तो फिर उसको रीथिंक करा जाता है कि इसमें टॉक्सिसिटी है तो कितनी है और किस लेवल तक टॉलरेट है। ये मैं आपको दिखा दिया हूँ। अब ये क्या है कि कुछ रिजल्ट्स पार्ट हैं जो कि उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो हमको कुछ कल्चर प्लांट लिया हमने एक, उसमें से कुछ कल्चर मिल गए। कुछ कल्चर मिले तो फिर उसमें एनालिसिस की जाती है कि किस टिश्यू से कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया मिले। अब वो टिश्यू से आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी थोड़ा देखना होता है, नहीं तो फिर ऑब्जेक्शन लगता है कि ये तो पत्ती के ऊपर का भी हो सकता है भाई, या फिर लीफ के ऊपर का होगा, या फिर सूट के ऊपर का होगा। आप कैसे बताओगे कि अंदर का है? तो अंदर का बताने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं कि मैंने फिंगर प्रिंटिंग लगाई थी टिश्यूज़ की और वो उस पर कोई ग्रोथ नहीं आई, और टिश्यू की सेम एनालिसिस की थी। सेम एनालिसिस में जो आपको रूट टाइप का दिख रहा है ये स्टेम की स्पाइक्स है जो कि सेम फोटोग्राफी में अच्छे से दिखती हैं। और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप स्ट्रेप्टोमाइसिस का ऑर्गेनिज्म है जो कि इमर्जिंग फ्रॉम इनसाइड हो रहा है। उसके बाद आप
जब प्योर हो जाए कल्चर, तो उसके बाद आपको ये भी देखना है कि ये कल्चर प्योर है कि नहीं, एक ही तरह की मॉर्फोलॉजी है कि नहीं पूरे कल्चर में। तो ये कुछ टिपिकल पिक्चर्स हैं नीचे वाली, जो कि इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए इसको एक्टिनोबैक्टीरिया कहते हैं, एक्टिनोमाइसीटीज कहते थे, कि ये सिंगल सेल्स अलग अलग नहीं होती है और एक स्ट्रेच में स्प्रिंग टाइप में रहती हैं। तो ना तो ये बैक्टीरिया में जाता है ना ये फंगस में जाता है, इसलिए इसको स्पेसिफिक कैटेगरी में डाला गया एक्टिनोबैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीटीज। और फिर हम लोग ये नॉर्मल एनालिसिस है कि 80-90 कल्चर और जो कल्चर मिले वो कितने तरह के हैं, वो कितने ग्रुप बना रहे हैं। तो ये ग्रुप वगैरह बनाने का काम हम लोग फाइलोजेनेटिक एनालिसिस से करते हैं, जो कि मेगा सॉफ्टवेयर, बहुत यूजफुल सॉफ्टवेयर है आज की डेट में। आपको एमएससी में कुछ तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में बताया गया होगा, जिसमें कि आप फाइलोजेनेटिक ट्री बना सकते हैं। अब फाइलोजेनेटिक ट्री कौन सा बनाएं, पार्सिमनी बनाएं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड बनाएं, तो वो आपको ये सॉफ्टवेयर बता देता है। जब मेगा में आप डाटा डालेंगे, उसकी वैल्यूज के हिसाब से बता देता है कि भाई आपको ये ट्री बनाने से आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये 5 minutes more। अरे अच्छा, हाँ, तो एंटागोनिस्टिक पोटेंशियल में आपको बता दिया हूँ। तो सर क्वेश्चन आंसर ले लें क्या बच्चों के? हाँ, बच्चों के क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं सर, अगर आप सम अप कर दें तो। हाँ हाँ, बस ये है कि ये सब एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग, आईए वगैरह, और इसमें ये जी। पता कर लेते हैं कि जीन्स वगैरह हैं कि नहीं है बैक्टीरिया में, फंगस में। जी, और फिर एसीसी डीएमिनेज बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। एसीसी डीएमिनेज एक अच्छा एंजाइम है जो कि स्ट्रेस टॉलरेंस एबिलिटी बताता है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की। तो इसको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसकी जीन्स वगैरह निकाल लेते हैं। और फिर अदर प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग एबिलिटीज हैं, फॉस्फेटसोलाइजेशन है, सेलुलेस है, एमाइलेस है। लेकिन फॉस्फेटसोलाइजेशन का काम जब भी आप करें तो कृपया उसका सॉइल की एनालिसिस पहले आप कर लें, कि आप जिस खेत में काम कर रहे हैं उसमें सॉइल में फॉस्फेट किस अमाउंट में, किस फॉर्म में मौजूद है, ट्राई कैल्शियम, डाई कैल्शियम, मोनोकैल्शियम। ये नहीं करिए कि ट्राई कैल्शियम जो विदेशों में यूज हो रहा है आपके खेत में डाई 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 कैल्शियम फॉस्फोरस है, आप ट्राई कैल्शियम का आप ऑर्गेनिज्म ढूंढ रहे हैं और बाद में डालेंगे तो काम नहीं करेगा। तो ये पीजीपीआर का काम करने के लिए आप हमेशा सॉइल एनालिसिस पहले कर लीजिए। उसके बाद अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिज्म सर्च करिए कि सॉइल में कमी क्या है और मुझे कौन सा बैक्टीरिया डालना है। कुछ भी मत डाल दीजिए, ये नहीं कि मैंने उस पर काम किया था तो आपको भी वही काम करके डाल देना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके सॉइल में कमी किस चीज की है, तो उसके हिसाब से आप ऑर्गेनिज्म डिसाइड करें। जी हम सर। लोग ढूंढ लेते हैं, फिर ये सीड जर्मिनेशन वगैरह हो गया, क्लोरोफिल कंटेंट वगैरह पता कर लीजिए। फिर कुछ फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स, फिर एचपीएलसी मैडम भी कल बताएगी आपको। चलिए ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं अब वाकई आपका बहुत शानदार लेक्चर था सर, ये तो मैं समझ सकता हूँ कि ये आपका लेक्चर तो इंटरनेशनल फोरम पे पढ़ने वाला था बेसिकली, और इतना अच्छे से और इतना सही और सामान्य ढंग से आपने बच्चों को बताया। तो सर हिंदी बोलने में परेशान रहता हूँ मैं सर। अरे सर कोई बात नहीं, कोविड-19 में सारे लोग परेशान हो गए, हिंदी इंग्लिश सब भूल गए। लेकिन यह है कि आप लोग मिल जाते हैं तो आप लोग अच्छे से समझा देते हैं। बहुत अच्छा समझा रहे थे सर आप, वाकई बहुत अच्छा समझ में आ रहा था हमारे। और मैं अब चाहूंगा कि अगर किसी को कुछ बात पूछनी हो, अगर किसी को कुछ जानना हो, तो वो एक एक करके अपना माइक अनम्यूट करे और अनम्यूट करके यहाँ पर आ सकता है। जो भी लोग कुछ जानना चाहते हो, मैं एमएससी के स्टूडेंट हैं तो उनसे एक क्वेश्चन सर मेरा भी है, पहले मैं देख लूं ये लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ हाँ जानना चाहते हैं। किसी को कुछ पूछना है? एनीबॉडी? If he or she want to ask anything, then you can unmute your mic and पूछ लीजिए। अगर मैं नहीं बता पाऊंगा तो बाद में बता दूंगा। अरे नहीं सर, ऐसा मैं सर ये एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था, अगर आप अलाउ करें। हाँ बिल्कुल, तो बताइए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे ये बच्चे जो हमारे एमएससी कर रहे हैं और ये एमएससी करके अगर पीजीपीआर में रिसर्च करना चाहते हैं, तो अगर आपके अंडर में करना चाहते हैं, आपके निफ्टेम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इनको क्या करना होगा? जी सर, निफ्टेम में तो एक्चुअली गेट कंपलसरी है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। गेट से ही एडमिशन होता है और यहाँ बीटेक एमटेक कराते हैं सर, एमएससी नहीं कराते। अच्छा, बीटेक एमटेक।
नहीं, हाँ, जो ये लोग तो एमएससी ये- जो लोग ये एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी में आ सकते हैं लोग, पीएचडी में आ सकते हैं गेट क्वालिफाई करके। पीएचडी में आ सकते हैं, पीएचडी में गेट होना चाहिए, और एक एंट्रेंस इनका होता है, वो तो खैर फॉर्मेलिटी है, लेकिन एंट्रेंस के जरिए पीएचडी में आ सकते हैं। एंट्रेंस मतलब ये पहले ही इनको गेट क्वालिफाई करना होगा अच्छे हाँ, स्कोर के गेट साथ। क्वालिफाई नहीं, पीएचडी में तो हो जाता है एंट्रेंस से भी, एमएससी अच्छा होना अच्छा चाहिए तो अच्छा, आपके यहाँ केवल एंट्रेंस से भी हो जाता है? एंट्रेंस हो जाएगा सर। तो ठीक है सर, मैं आपका एड्रेस इन बच्चों को दे दूंगा, हो सकता है कुछ लोग रिसर्च ओरिएंटेड हो। हाँ, तो अभी तो अगले महीने एडवर्टाइजमेंट आएगा सर। इस अच्छा बार अच्छा, 5 पोजीशन है डिपार्टमेंट में। 5 पोजीशन है। तो अच्छा अच्छा, एडवर्टाइजमेंट अगले महीने आने की उम्मीद है। ठीक ठीक ठीक, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, ताकि ये लोग कुछ कर पाए। अब मैं जानना चाहता हूँ, 4 मिनट बचे हैं केवल, किसी को कुछ पूछना है? एनीबडी इन द पूछ क्लास? लीजिए डॉक्टर साहब, हमको आपके यहाँ बुला रहे थे, हम पिछली बार आ नहीं पाए बाई चांस। हाँ, मैं सर आपको बुला रहा था, वह तगड़ा वेलकम करना चाह रहा था, लेकिन कोई नहीं, अभी आफ्टर नहीं कोरोना। नहीं, आएंगे आएंगे सर, कोविड के जी बाद आपके बिल्कुल, पास जरूर आएंगे एक बार। बिल्कुल बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम, मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। बच्चों तो से अगर पर्सनली मिलने में अच्छा लगता है। जी 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 जी, तो मेरे चलिए, ख्याल से मैडम के आज लेक्चर नहीं हो पाया सर, कल पक्के से करेंगे बढ़िया से। हाँ, कल रिहर्सल कर लेंगे पहले। अब मैं एमएससी, हाँ एमएससी प्रीवियस की रितिका दीक्षित को बुलाता हूँ। हाँ रितिका, हाँ, आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन तो है नहीं, तो मैं चाहूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए आप आइए। रितिका दीक्षित, एमएससी प्रीवियस। Yes, sir. Sir, am I audible? या यस। यू आर, यस। Good afternoon, sir. Myself, Ritika Dikshit, student of MSc Previous Botany. I would like to thanks to Dr. Bhim Pratap Singh, sir, Associate Professor, Department of Agriculture and Environmental Science, Sonipat, Haryana, for such a deep description. I hope that even in the future, you will continue to shower knowledge on us, sir. Again, thank you so much, sir. Thanks. थैंक यू, थैंक यू। thank you sir, and you will get the link of this video recording within 10 minutes. Okay sir, ओके सर, देखते हैं सर thank you. कब होता है। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू, नाइस टू सी यू अगेन। ओके। आप, थैंक यू, थैंक यू।